नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। 1947 से लेके आज तक भारत के प्रधानमंत्रियों का इतिहास। मतलब जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इन 75 से ज्यादा सालों में कैसे आकार मिला, सत्ता का हस्तांतरण किस तरह से हुआ, कैसे हम एक पार्टी के एकछत्र राज से निकलकर अस्थिर गठबंधनों के दौर से गुजरे और फिर वापस पूर्ण बहुमत की सरकारों तक पहुंचे। आज हम इसी पूरी कहानी को डीकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ मुख्य कालखंडों में बांटा है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री पद की भूमिका समझेंगे। फिर 1947 से 1980 के उस दौर पर बात करेंगे जब एक छत्र राज और आपातकाल का समय था। इसके बाद 80 के दशक की अस्थिरता, 90 के दशक के आर्थिक सुधार और गठबंधन, और अंत में 2000 से लेकर वर्तमान तक के नए जनादेश को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, प्रधानमंत्री की भूमिका और उसके महत्व के बारे में। देखिए, संविधान के हिसाब से समझें तो प्रधानमंत्री सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं होते। वो असल में सरकार के मुखिया यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार, पूरी मंत्रिपरिषद के प्रमुख और लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता। सीधे शब्दों में कहें तो भारत की पूरी कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव ब्रांच की कमान इसी पद के पास होती है। यही वो धुरी है जिस पर हमारा पूरा सिस्टम घूमता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, 1947 से 1980। ये वो दौर था जिसे हम कांग्रेस पार्टी के लगभग एक छत्र राज और आपातकाल के रूप में जानते हैं। शुरुआत के 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकालों को अगर हम देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू जी हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से पूरे 17 साल तक लगातार देश की कमान संभाली। वो अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका कार्यकाल महज 19 महीने का रहा। लेकिन ये 19 महीने कितने अहम थे। इसी दौरान 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जिसमें भारत को जीत मिली, और फिर ताशकंद समझौते के तुरंत बाद उनकी अचानक मृत्यु हो गई। ये दिखाता है कि कोई कार्यकाल समय में कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका असर इतिहास पर बहुत गहरा हो सकता है। शास्त्री जी के बाद देश को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और इनके जो शुरुआती 11 साल थे वो सच में बड़े बदलावों से भरे थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या फिर पूर्व राज परिवारों को मिलने वाले प्रिवी पर्स को खत्म करना, ये कड़े आंतरिक फैसले इसी दौरान लिए गए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ हुआ। 1971 के युद्ध में जीत, बांग्लादेश का निर्माण, जनमत संग्रह के जरिए सिक्किम का भारत में विलय, और हाँ, पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, ये उपलब्धियों और बड़े एक्शन का दौर था। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक ऐसा समय भी आया जिसने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से झकझोर दिया। 1975 से 1977 का आपातकाल यानी इमरजेंसी। देश के अंदरूनी हालातों को कंट्रोल करने के नाम पर इस दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और विपक्ष का कड़ाई से दमन किया गया। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक घटनाक्रम था जिसका रिएक्शन भी उतना ही बड़ा होने वाला था। और वो रिएक्शन कुछ ऐसा था कि इमरजेंसी के तुरंत बाद विपक्ष एकजुट हो गया, जनता पार्टी बनी और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन विचारधाराओं के टकराव के चलते ये गठबंधन सिर्फ 2.5 साल ही चल सका। इसके बाद चौधरी चरण सिंह आए, पर कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की वजह से उनकी सरकार भी 5 महीने में गिर गई। मतलब एक भारी राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? 1980 में इंदिरा गांधी की एक बार फिर से विशाल बहुमत के साथ सत्ता में वापसी। यहीं से शुरुआत होती है भाग 3 की, 1980 से 1991 तक का वो दशक जो नई तरह की अस्थिरता और नए राजनीतिक समीकरणों के लिए जाना जाता है। 1980 में इंदिरा जी भारी बहुमत से वापस तो आईं, लेकिन उनका ये आखिरी कार्यकाल बहुत ही संवेदनशील घटनाओं का गवाह बना। इसी दौरान अमृतसर के हरिमंदिर साहिब में छिपे खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, एक ऐसा कदम जिस पर आज भी चर्चा होती है। और फिर 31 अक्टूबर 1984 की वो सुबह जब उनकी दुखद हत्या के साथ इस कार्यकाल का अचानक से अंत हो गया। अब इस नंबर को देखिए, 401 सीटें। इंदिरा जी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी ने सत्ता संभाली और चुनाव हुए तो कांग्रेस को लोकसभा में 401 सीटें मिली। भारतीय इतिहास में आज तक किसी भी दल ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की है। राजीव गांधी उस समय सिर्फ 40 साल के थे और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। ये आंकड़ा उस वक्त देश में चल रही एक बहुत बड़ी लहर को साफ तौर पर दिखाता है। पर कमाल की बात देखिए,
इतना भारी जनादेश होने के बावजूद ये स्थिरता ज्यादा लंबी नहीं चली। 1989-90 आते आते राजनीति में जैसे भूचाल आ गया। 1989 में वीपी सिंह नेशनल फ्रंट गठबंधन की सरकार बनाते हैं। वो ओबीसी आरक्षण के लिए मंडल आयोग लागू करते हैं, श्रीलंका से शांति सेना वापस बुलाते हैं। लेकिन फिर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी होती है और बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है, सरकार गिर जाती है। इसके तुरंत बाद चंद्रशेखर जी कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनते हैं, पर कुछ महीनों में वो सरकार भी गिर जाती है। आप देख रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे कैसे सीधे तौर पर केंद्र की स्थिरता को तय कर रहे थे। और इसी उथल-पुथल के बीच हम पहुंचते हैं भाग 4 में 1991 से 2000 का दौर। ये वो समय है जब देश में गठबंधन की राजनीति भी चल रही थी और बड़े आर्थिक सुधार भी। पीवी नरसिम्हा राव जी, नेहरू गांधी परिवार के बाहर के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। उनकी सबसे बड़ी विरासत रही आर्थिक उदारीकरण। 1991 से पहले की हमारी जो एक बंद और नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, वो अचानक से दुनिया के लिए खोल दी गई। देश एक बाजार संचालित और गतिशील इकोनॉमी की तरफ बढ़ चला। हालांकि निष्पक्ष रूप से इतिहास को देखें तो इन्हीं के कार्यकाल में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी बड़ी राजनीतिक घटना भी हुई, जिसने आगे की राजनीति पर गहरा असर डाला। राव जी के बाद तो मानो सत्ता का चक्र इतनी तेजी से घूमा कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, जो सिर्फ 13 दिन चली। फिर एच.डी. देवगौड़ा जी आए और उनके बाद आई.के. गुजराल जी। दोनों ही 1 साल से भी कम वक्त तक प्रधानमंत्री रहे। मतलब स्पष्ट बहुमत ना होने की वजह से सरकारें बस महीनों में ही बदल रही थीं। फिर आखिरकार मार्च 1998 में वाजपेयी जी वापस लौटते हैं। जब अटल जी की सत्ता में वापसी हुई तो उनका ये कार्यकाल रणनीतिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत अहम साबित हुआ। पोखरण में दोबारा परमाणु परीक्षण हुए, पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने उन्हें कूटनीति से पार कर लिया। पाकिस्तान के साथ लाहौर शांति समझौता हुआ और फिर 1999 के कारगिल युद्ध में हमें जीत मिली। इसके अलावा नेशनल हाईवे और ग्राम सड़क योजना जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इसी दौर में शुरू हुए। हालांकि इसी दौरान 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर सरकार को काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव भाग 5 पर। साल 2000 से लेकर वर्तमान तक, नई सदी और नए जनादेश का दौर। मई 2004 का ये साल भारतीय राजनीति में एक तरह की मैच्योरिटी को दिखाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ये इस बात का सबूत था कि भारत में अब गठबंधन की राजनीति स्थिर होना सीख गई थी, और इसी स्थिरता ने आगे चलकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के लिए जमीन तैयार की। 2004 में देश की कमान संभाली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। उनके 10 साल के सफर में कई बड़े काम हुए। आधार कार्ड की शुरुआत, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई लागू होना, अर्थव्यवस्था भी काफी तेजी से बढ़ी। अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता भी इसी दौर में हुआ, जिस पर सरकार ने विश्वास मत भी हासिल किया। 2008 के मुंबई हमलों के बाद कई सुरक्षा सुधार किए गए, लेकिन हाँ, उनके दूसरे कार्यकाल तक आते आते सरकार पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लगे और इकोनॉमी की रफ्तार भी सुस्त पड़ने लगी थी। और फिर आया साल 2014। इसने पिछले 25 सालों से चली आ रही भारतीय राजनीति की पूरी गणित ही बदल कर रख दी। नरेंद्र मोदी, जो आज़ाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने एक ऐसा पूर्ण बहुमत हासिल किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गठबंधन के दौर से निकलकर देश एक बार फिर से एक पार्टी के स्पष्ट और मजबूत बहुमत वाले युग में प्रवेश कर गया। तो आज हमने क्या देखा? शुरुआत के एक छत्र राज से लेकर अस्थिर गठबंधनों के उस उतार चढ़ाव वाले दौर तक, और फिर वापस लौटकर एक पूर्ण जनादेश के युग तक। भारतीय राजनीति ने अपना एक पूरा चक्र तय किया है। ऐसे में आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, आने वाले 75 सालों में हमारे लोकतंत्र और प्रधानमंत्री के इस पद का स्वरूप कैसे विकसित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस दिलचस्प सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।